हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। तो आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो हमारा लेक्चर नंबर आज कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 है ना। क्या पढ़ना हमें, इस पर अभी ध्यान मत दो, इसके बाद में लेक्चर नंबर आता है। हम पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने पुष्प के संरचना देख ली थी, उसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया। जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं उन्हीं में पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात ये जनन उन्हीं में होंगे, आवृत्तबीजी पौधे। समझ गए? कहने के मतलब जिनके बीज में आवृत्त मतलब आवरण होगा वो सभी क्या कहलाएंगे? आवृत्तबीजी पौधे कहलाएंगे। जिनके बीज पर कवरिंग होगी, कुछ ना कुछ चढ़ा होगा, कवर चढ़ा होगा बीज में, नग्न बीज नहीं होंगे, वो सभी आवृत्तबीजी कहलाते। ये सारा का सारा जानकारी आपको नाइन्थ में दी गई होगी। समझ गए? अब हमें आगे प्रक्रिया, उसकी संरचना हो गई। अब आगे क्या होता है, क्या क्या होता है जनन में, क्या क्या होगा? तो हेडिंग डाल लो, जनन की प्रक्रिया। पुष्पी पादप में जनन की प्रक्रिया। पुष्पी पादप में जनन की प्रक्रिया। ठीक है बच्चा जी, जनन की प्रक्रिया जानना हमें। जनन की प्रक्रिया जानता है, इसे ऋषि की मत समझ लेना। अच्छा, ऋषि की मात्रा नहीं है। जनन की प्रक्रिया होता क्या? पहले क्या होगा? परागण। क्या होगा? परागण। तो हेडिंग डालो आप, पढ़ना हमें परागण। इसके अंतर्गत आना पढ़ने परागण। पॉलिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये क्या होता है? लिखो, लिखो चाहे सुनो। पुष्प के पराग कोश से, पुष्प के पराग कोश से परागकणों का पुष्प के या फिर स्त्री केशर के, जो भी कहो, पुष्प के वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र किसमें होता है? स्त्री केशर के ऊपर वाला भाग होता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। क्या आप समझे? पराग कोश से निकलकर परागकण, परागण एक प्रक्रिया है। परागकण एक कोशिका है। परागकणों का निकलकर वर्तिका कर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। अब लिख लो, दो प्रकार के होते हैं। पर नीचे लिख दो, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला स्वपरागण। स्वपरागण, देखो ये डिफिनीशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, नहीं तो जब लिखो। अच्छा, जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागण, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। मतलब जिस फूल के परागण थे उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचे। एक ही फूल में ये प्रक्रिया होगी, किसी अन्य फूल में नहीं हुई। भाई अन्य फूल में भी तो हो सकते हैं। ये फूल एक है, ये दूसरा फूल है, इस फूल के परागण उस फूल के वर्तिकाग्र पर जाएँ। वर्तिकाग्र क्या है ये सब नहीं समझे तो पुष्प की संरचना देखो जाके, वहाँ सब समझाएं। समझ गए? तो ये पर परागण हो जाएगा। अब हेडिंग डालो पर परागण। दूसरा क्या बन जाएगा इसमें? यहाँ पे पर परागण हो, पर हो जाएगा पर परागण। ये क्या होगा? जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र उसी जात के पुष्प या फिर उसी जात के पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। एक पुष्प के परागण नहीं, परागकण उसी जात का पुष्प होना चाहिए ना, उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। समझ गए? पर परागण कहलाती है।
परागण किसके द्वारा हो सकता है? परागण हवा द्वारा हो सकता है, कीटों द्वारा हो सकता है, भंवरों द्वारा हो सकता है, भंवरा कीट में ही आ जाता है, समझ गए, जंतुओं द्वारा हो सकता है, समझ गए, समझ गए, हम भी तो कर देते हैं परागण, ठीक है, समझ गए। स्वपरागण क्या लाभ है, पर परागण क्या लाभ है, या फिर स्वपरागण क्या हानि है, पर परागण क्या हानि है, इतना डिटेल में नहीं पूछता आपसे, पर हम थोड़ा मौखिक बता देते हैं। स्वपरागण के जैसे लाभ की बात करें, स्वपरागण में परागकणों की हानि कब होती है? भाई एक ही फूल में जाना रहता है, चले जाते हैं, परागकणों की हानि नहीं होती है, समझ गए, ये लाभ हो गया। पर परागण के लाभ की बात करें तो इससे जो बीज बनते हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा अच्छे होते हैं, समझ गए, क्योंकि किसी दूसरे पुष्प में जा रहा है, क्योंकि जनरेशन जो जनन की प्रक्रिया में जितने ज़्यादा पीढ़ी के गैप होता है उतना ही अच्छा होता है, समझ गए। सेम पीढ़ी में या सेम जनरेशन में कर दिए तो गड़बड़ होता है। कहने का मतलब ये है सेम उसी में सेम जितने ज़्यादा लक्षण डिफरेंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा, ये सब आगे वाले लेसन में समझेंगे, ठीक है। परागकण की हानि क्या है? इसमें परागकणों के अधिक नुकसान होता है, इस फूल से उस फूल में जाते हवा द्वारा जा रहा है, पता लगा वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, ये एक तरह की हानि हो गई, ठीक है। लाभ हानि दोनों बता दिया। स्वपरागण की हानि नहीं बताया हमने। स्वपरागण में मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती होती, नहीं ना, पुष्प में या फिर बीज में या फल में, समझ गए। ये लाभ हानि हो गई कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, समझ गए। और क्या माध्यम होते हैं इनके? वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, समझ गए, इनके द्वारा परागण प्रक्रिया होती है। ये सब पेपर में पूछेगा तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप ये पॉइंट बना बना के लिख भी सकते हो, समझ गए। परागण वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब परागण हो गया, परागण हो गया मतलब अब क्या होगा भाई? पुष्प था, पुष्प का यह भाग था, यहाँ पे परागण आ गया है, यहाँ पे परागण, ये क्या था? परागकण, ये क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर परागण आ गया है। अब क्या होगा? वही ये फिगर बता रहा है। मिट गया था क्या भाई? वही एक फिगर क्या हो रहा है? ये फिगर वही चीज़ बता रहा है। होगा क्या? अब ये फिगर बता रहा है, समझ गए। ये फिगर बता रहा है, यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। चिपचिपा पदार्थ क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके इसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, ये बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, तो इसमें एक पराग नलिका विकसित होने लगती है। जैसे ये विकसित हुई, ये लंबी लंबी नीचे, ये लंबा लंबा ही तो होता था, वर्तिकाग्र था ऊपर, ये क्या था? वर्तिका था। वर्तिका को भेदती हुई चली जाती है अंदर, और नीचे फूला हुआ भाग था जिसे अंडाशय बोलते हैं। पुष्प की संरचना में याद करो, पुष्प फिगर खोल लो बुक में, अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय में बीजांड बनते हैं, बीजांड में ही अंडाशय में बीजांड होते हैं। जैसे ये यहाँ पे बीजांड, बीजांड में क्या होते हैं? मादा युग्मक होते हैं। बीजांड में वो चीज़ ये प्रवेश कर जाती है, पराग नलिका, जैसे ये पराग नली जो है, पराग नलिका, नली जो भी कहो, ये जाके इसमें प्रवेश कर गई। अब इसमें क्या है? इसमें केंद्रक है। कौन सा केंद्रक? नर केंद्र, जो केंद्रक है वही क्या है? नर युग्मक है। वही क्या है? नर युग्मक है। बीजांड में भी केंद्रक है, वो क्या है? वो मादा युग्मक है। बीजांड में अलग कोशिका है, ठीक है, समझ आ गई बात। कुल मिला के यहाँ पे जो परागकण होता है वही सही पूछो तो वही नर युग्मक का कार्य करता है, लेकिन जनन में भाग वो कोशिकाएं नहीं लेते। जनन में सही पूछो तो निषेचन की प्रक्रिया में भाग युग्मक लेते हैं, समझ आ गई बात। जैसे दो कोशिकाएं मिल रही हैं तो जनन प्रक्रिया में शुक्राणु अंडाणु मिल रहे हैं, जो नर कोशिका, नर युग्मक, मादा युग्मक मिल रहे हैं, तो कोशिकाएं नहीं मिलती, सही पूछो तो उनके केंद्रक मिलते हैं। अच्छा, वास्तविक रूप से केंद्रक उनके मिलते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे केंद्रक ही मिलेंगे। तो यहाँ पे नर युग्मक जो होगा ये केंद्रक होगा, जो परागकण में होगा, परागकण भी एक कोशिका, उसमें केंद्रक होगा, कोशिका में केंद्रक होता है जिसका केंद्रक, और बीजांड में मादा युग्मक का जो केंद्रक होगा, दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे। गुणसूत्रों का आदान प्रदान कर देंगे, उनमें मैसेज हैं, उनमें डीएनए है, बहुत सारे मैसेज हैं, और प्रक्रिया विकसित होनी शुरू हो जाएगी। तब क्या होता है? बीजांड से क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। अंडाशय से क्या बन जाता है? ये यहाँ पे क्या है बेटा जी? ये यहाँ पे बीजांड है। बीजांड, बीजांड से बीज विकसित हो जाता है, अंडाशय से फल विकसित हो जाता है। बीज और दोनों फल बन जाते हैं। अब आगे की प्रक्रिया आप जानते हैं, बीज से दूसरा पौधा भी उग सकता है, फल हम खा भी लेते हैं, समझ गए। ये सब होता है। अब ये इसी जब केंद्रक मिल जाती है, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन, इनमें दो बार निषेचन होता है, समझ गए। एक बार प्राथमिक केंद्रक से
दूसरी बार द्वितीयक केंद्रक से। प्राथमिक केंद्रक से द्विगुणित बनता है भ्रूण, और द्वितीयक केंद्रक से जब निषेचन होता है तो त्रिगुणित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन या फिर क्योंकि निषेचन 2 बार हुआ इसलिए दोहरा निषेचन कह देंगे, दोहरा निषेचन या त्रिक संलयन कहेंगे, क्योंकि 3 केंद्रक का संलयन हुआ है इसलिए त्रिक संलयन भी बोलते हैं इसको। समझ गए, ये सब भी आगे लिखाएंगे हम, त्रिक संलयन भी कहते हैं। समझ गए, इतना होने के बाद होगा इसमें, समझे, भ्रूण का निर्माण होगा, फिर बीज का निर्माण होगा, समझ गए, फल बनेगा। होता का निषेचन के बाद पुष्प में परिवर्तन कौन से होते हैं? पुष्प में जो बाह्य दल होते हैं मुरझा कर गिर जाते हैं, जो दलपुंज होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो मुरझा कर गिर जाती हैं। ठीक है, और क्या, अंडा से विकसित होना शुरू हो जाता है, फिर निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदलना शुरू हो जाता है। समझ गए, अंडा से फल में बदलना शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन हैं। समझ गए, ये भी पूछा जाता है निषेचन में बाद होने वाले पुष्प में परिवर्तनों का वर्णन करो। मेरे को लिखाना ना हो तो मैं समझाता जाऊँ, इसी तरह समझा के लेक्चरबाजी में बहुत सारा उड़ा दूँ, ख़त्म कर दूँ, पर लिखाना भी रहता है यहाँ पे। जब आप लोगों के वो खुल जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, स्कूल, तो मैं नोट्स नहीं बनवाऊँगा यूट्यूब पर, फिर ऐसे ही मतलब समझाता जाऊँगा सब कुछ। आपको जो अच्छा लगता है लिख सकते हैं, नहीं अच्छा लगता सिर्फ सुनना चाहते सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप अपनी स्कूल से नोट से पढ़ सकते हैं, किसी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं, और नोट बन भी जाएगी। जो सब मैं बोल रहा हूँ वही सब तो लिखाऊंगा, समझ गए। चलो, ये चीज़ सब समझ में आ गई। यही पूरा जनन था, उसमें यही पूरा जनन था। अभी लिखाना ना होता तो ख़त्म हो गया था ये टॉपिक। अब सिर्फ आप लिख डालो दबा के, सारा का सारा हमने समझा दिया है। अब आप लिख डालो बस बेटा जी, ठीक है। अब फटाफट लिखो, हेडिंग डालो। अब परागण हो गए, अब हेडिंग डालो परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण, हेडिंग डालो परागकण का अंकुरण। लिखो परागकण वक्र पर गला खराब है, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। ये फिगर एनसीईआरटी वाली बुक में बना है। अच्छा बेहतर थी, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये फिगर बना है, ये देखो, इसी से बनाया है मैंने। ये देखो, दिख रहा है ना एनसीईआरटी की फिगर बुक, दिख रहा है, दिखा? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बना भी सकते हो, दिखना है ना, अच्छे से दिखा भी है सब कुछ, समझ आ गई बात? तो आप इसका फिगर बना सकते हो। चलो लिखो बेटा, जब लिखो परागकण का अंकुरण लिखो परागकण वर्तिकाग्र के तरल पदार्थ को अवशोषित कर फूल जाते हैं। वर्तिकाग्र पर तरल पदार्थ होता है चिपचिपा, अवशोषित कर फूल जाते हैं। उनका अंतःकवच, ये परागकण की बात है। परागकण के बारे में हम पढ़े नहीं हैं, उतना डिटेल में है नहीं। जो अंतःकवच मतलब इनमें 2-3 लेयर होती हैं परागकणों में भी। बाह्य कवच होता है, अंतःकवच होता है, समझ गए। जो परागकण होता है उसमें एक बाहरी लेयर होती है, एक आंतरिक लेयर होती है, 2 लेयर होती है। यहाँ पे दिख भी रही होगी, इनफैक्ट 2 लेयर होती है, ठीक है। तो अंदर वाली लेयर अंतःकवच अंकुरण छिद्र से, जो अंकुरण वाला छिद्र होता है जहाँ से अंकुरित होती है कोई चीज़, जैसे चना का जो टिप नोक निकली रहती है वो अंकुरण वाला छिद्र है उसका, वहीं से वो अंकुरित होता है ना, तो अंकुरण छिद्र वही हुआ उसका। यहाँ भी इसका छिद्र होता है। अंकुरण छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। इस समय परागकण का केंद्रक 2 केंद्रक में विभाजित होता है। परागकण का केंद्रक 2 केंद्रकों, एक वर्धी केंद्रक तथा जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। वर्धी केंद्रक तथा वेजिटेटिव केंद्रक जो होगा, कायिक केंद्रक भी कह सकते, वर्धी केंद्रक कह दे चाहे तो हम कायिक केंद्रक कह दे, कायिक, समझ रहे हो, एक जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है, समझ गए। अगला आगे लिखो, वर्धी केंद्रक नलिका में आ जाता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। वर्धी केंद्रक किसमें आ जाता है? नलिका में आ जाता है। किसमें आ जाता है? नलिका में आ जाता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। तथा जनक केंद्रक
दो भागों में विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर नर युग्मक बनाता है, नर युग्मक बनाता है। ठीक है जी, यही नर युग्मक है। समझ गए? आगे लिखो, अब हेडिंग डाल लो, अब हेडिंग डालो, पराग नलिका का भ्रूण कोष में पहुंचना, भ्रूण कोष में पहुंचना, भ्रूण कोष में पहुंचना। लिखो बेटा जी, भ्रूण कोष, यही जो बीजांड वाले हिस्सा बताए ना, ये भ्रूण कोष में ही आता है। ठीक है, लिखो, पराग नलिका वर्तिकाग्र से, वर्तिकाग्र में से होकर वक्रिका में पहुंचती है। वर्तिकाग्र से, वर्तिकाग्र है फिर वर्तिका है, ये वाला हिस्सा। वर्तिकाग्र से होकर वर्तिका में पहुंचती है। वर्तिका में नीचे की ओर बढ़ती ही रहती है, वर्तिका में नीचे की ओर बढ़ती ही रहती है तथा वर्तिका में से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है। ठीक है, तथा बीजांड में प्रवेश कर, तथा बीजांड में, अब जो भ्रूणपोष है उसके अंदर बीजांड है। अच्छा, बहुत सारे बीजांड होते हैं। तथा बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को, नर युग्मक कितने थे? 2 थे। अभी हमने बताया था जो एक जनक कोशिका थी, जनक केंद्रक था, जनक केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। समझ रहे हो? 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। जिसे क्या बोला था हमने, जिसे क्या बोला था बच्चा जी? नर युग्मक। समझ गए? नर युग्मकों को भ्रूण कोष के जीव द्रव्य में मुक्त कर देती है। समझ गए? जो भ्रूण कोष का जीव द्रव्य होगा, जो वहाँ पे जो लिक्विड होगा, उसमें क्या कर देगी? मुक्त कर देगी। समझ गए? मार्कर नहीं मिल रहा यार, यहाँ रख दिया मैंने, इधर उधर घूमता रहा, ये रखा है। चलो ठीक है, जरूरत पड़ेगी। अगले हेडिंग डालो, द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन। द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन, त्रिक संलयन लिख लोगे? द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन है, तीसरी हेडिंग डाल लो। द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन, हेडिंग डाल लो। अच्छा, सामने ही रहूँगा, खराब लगता है ना, भूत देख रहे हैं, मुझे देखो, मुझे देखो। लिखो, लिखो, इसमें लिखो, इस हेडिंग में लिखो बेटा जी, इस हेडिंग में लिखो, लिखो। भ्रूणपोष में ये है, इसे अंडाशय, इसे भ्रूणपोष, यही वाला हिस्सा है। भ्रूणपोष में 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, ये 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं तथा 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंडाणु तथा एक द्वितीयक केंद्रक होते हैं। एक अंडाणु तथा एक द्वितीयक केंद्रक होते हैं। जो अंडाणु होगा वो क्या कहलाएगा? वही मादा युग्मक कहलाएगा। अच्छा, बीच वाला जो बड़ा सा होगा। समझ गए? यहाँ पे एक गोली मिल गई क्या भाई? गोली मिटेगी नहीं भाई। ठीक है, 2 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका है। ठीक है, और एक द्वितीयक केंद्रक भी हो, चाहे 3 प्रतिध्रुवी, जो ध्रुव की तरफ की कोने पर होगी। समझ गए? वो होती है। समझ गए ना? द्वितीयक केंद्रक भी होता है, एक बीच में भी होगा द्वितीयक केंद्रक। ठीक है बेटा जी, द्वितीयक केंद्रक भी होता है एक बीच में इसमें। चलो आगे लिखो। लिखो, 2 नर युग्मकों में से, नर युग्मक कितने थे? जनक कोशिका कितने नर युग्मक बनाए थे? 2 ना, 2 में विभाजित हुई थी ना। 2 नर युग्मकों में से, 2 नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। जो अंड कोशिका थी, एक ही अंड कोशिका थी ना, जिसे अंडाणु बोले, मादा युग्मक, अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, मतलब मिल जाता है। ठीक है, इससे द्विगुणित युग्मनज बनता है। इससे क्या बनेगा? द्विगुणित युग्मनज बनेगा। इससे द्विगुणित युग्मनज बनता है।
इसे निषेचन, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तथा दूसरा नरयुग्मक, तथा दूसरा नरयुग्मक, तथा दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक, जो दूसरा द्वितीयक केंद्रक था ना बीच में मैंने बोला है, जो भी बनाया, द्वितीयक केंद्रक से संयोग करके, से संयोग करके एक त्रिगुणित, भाई एक केंद्रक तो यही इसमें था, नरयुग्मक ही एक केंद्रक है, ये द्वितीयक केंद्रक था, तो कितने केंद्रक बने, 3 केंद्रक वाली कोशिका बन जाएगी। तो त्रिगुणित भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। समझ गए? इस प्रकार निषेचन की क्रिया, क्योंकि कोशिकाएं 2 प्रकार मिल रही हैं, जो युग्मक कोशिकाएं थी, नरयुग्मक कोशिका 2 थी, तो 2 बार मिल रही ना उनका मिलन। तो इस प्रकार निषेचन क्रिया 2 बार होती है, 2 बार होती है, पहले भ्रूण बनने में और दूसरी भ्रूणपोष बनने में। पहली भ्रूण बनने में तथा दूसरी भ्रूणपोष बनने में। इसे द्विनिषेचन कहते हैं, इसे द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन कहते हैं, इसे द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन कहते हैं। समझ गए? चलो हो गया, ये हो गई बात। अब आगे क्या होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, बीज और फल का निर्माण होगा। और क्या होगा, बीज और फल का निर्माण होगा, बीज और फल का निर्माण होगा। तो बीज और फल का निर्माण, ये सीधा हेडिंग डाले, लिख लो बीज और फल का निर्माण। डिटेल में नहीं लिखना, इनका छोटे से लिख लो। निषेचन के बाद बीज और फल का निर्माण, हेडिंग डाल लो, निषेचन के बाद बीज और फल का निर्माण। लिखो निषेचित होने के बाद, निषेचित होने के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाता है, बीज में विकसित हो जाता है तथा अंडाशय फल में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य सभी भाग झड़ जाते हैं, तथा फूल के अन्य सभी भाग झड़ जाते हैं। ये प्रक्रिया हो गई ओवरऑल फिनिश हो गई। अब हमें जंतुओं में लैंगिक जनन पढ़ना है, जंतुओं में कुल मिला के आदमी को पढ़ना है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र दोनों आ जाएंगे इसमें, वो सारा पढ़ना है। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम जैसे मादा जनन तंत्र नहीं नर जनन तंत्र उठा लेंगे, उसके बाद एक दिन में हो जाएगा ये। तो है ठीक है, आगे इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ प्रक्रिया हो गई, बीज और फल, और आगे डिटेल लिखा है, उतना डिटेल में है नहीं। ठीक है बच्चे लोग, इतना समझ लिए ना आप, आगे इसके आगे कल ही रखते हैं। ठीक है बच्चे जी, कोई जल्दी नहीं है, सिलेबस हो रहा हमारा, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा 3-4 वीडियो में, 4 वीडियो मैक्सिमम, 3 या 4 बहुत ज़्यादा, 4 बस। समझ गए ना? तो ठीक है, फिर इसमें और पढ़ना है, जनसंख्या नियंत्रण पढ़ना है, परिवार नियोजन भी पढ़ना है, नर तथा मादा जनन तंत्र तो पढ़ना ही है, थोड़ा समझना है मनुष्य में कैसे जनन होता है, जो हमारे जनन तंत्र हैं वो कैसे हैं। ठीक है, कब हम हो जाते हैं जनन करने लायक, मतलब कब होते हैं हम बच्चे पैदा करने लायक, कहने का मतलब ये, वो सब भी डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे जल्दी, 3-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा लेसन, अच्छा लगेगा, सब बढ़िया लेसन है, जाननी चाहिए ये बातें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।